पानी गिरी, बारिश पड़ा तो ये मट्टी को लेकर नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो जो ये मट्टी नीचे आएगी इसके अंदर एंडोसल्फान पड़ी हुई है, अब वो कहाँ बदली जाएगी? जितना झरना निकला है या जो नदी निकली है इसके पानी में आ जाएगा। और हमारा जीवन किस पे आधारित है? पानी। नदी। हवा सबसे ज्यादा जरूरी है। 10 मिनट हवा नहीं मिली तो मौत निश्चित है, ठीक है। पानी अगर हमें 8-10 दिन में नहीं मिला तो 100% मौत है। रोटी 3 महीने 4 महीने ना मिली, पानी से आप गुजारा कर सकते हो। तो ये जो पानी है इस पे हम आधारित है और हमें पता नहीं है। अगर मैं आज आपको नहीं बताऊं तो जिन लोगों ने केरला की स्टोरी पढ़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से, उनको तो पता, बाकी किसी को नहीं पता हम लोगों को। इस पानी से 100% बच्चे आज जो है 1988 से लेके अब तक 100% विकलांग हैं। एक भी बच्चा ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ कोई नहीं रहेगा, पलायन हो जाएगा ना। सर कलम कहाँ पे थे? चापा। वहां पे पहले एक पेपर मिल हुआ करती थी, उनके इतने खूबसूरत बने हुए कम मकान मैं देख के आया था, सब खाली पड़े। आज वो जो मिल है वो खाली पड़ा है। क्यों खाली पड़ा है? वहां आज रोटी का कोई साधन नहीं है। अगर रोटी का साधन भी होता, लेकिन एक माँ को पता मेरा बच्चा अगर यहाँ पानी पीऊंगी यहाँ का, खाना खाऊंगी यहाँ का, मेरा बच्चा ठीक पैदा नहीं होगा तो वो वहां खाना नहीं खाएगी, वो कहेगी मैं भीख मांग लूंगी। जब तक ये पता लगा तब तक नुकसान हो चुका था। आज ये एरिया पूरा वीरान है। नीम आप लोग कब से उपयोग कर रहे हैं? जो हमारे पास रिटर्न तथ्य है या जो हमारे पास इतिहास है, ये करीब 4000 साल पहले तक का नीम हमारे पास इसका इतिहास है। साउथ ईस्ट एशिया में सारे में नीम का पौधा होता है। जब से ये है हमारे पास रिटर्न में लिखित इतिहास है, तब से नीम हमारे यहाँ है। अरंडी मालूम है? इसके बारे में भी हमारे पास करीब 4000 साल पहले का ही इतिहास है। ये इजिप्ट के अंदर माताएं या हमारे भारत में भी माताएं अपने बच्चों को, जिनको कब्ज हो जाती थी, क्योंकि जब दूध देती है माता अपने बच्चों को, अमूमन वो पचा नहीं पाता तो उनको कब्ज होती है। कब्ज में सबसे ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है, तब माँ इसको 1 चम्मच अरंडी पिला दिया करती थी नाक बंद करके। तो ये लेक्सेटिव का काम करता था। लेक्सेटिव क्या होता है? जो आपके पेट को साफ करने का काम करता है, मोशंस करा देता है, ये यूज होता है। और आज भी आप यूज कर लो, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारे को पता था सल्फर, ये भी आप इजिप्ट की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये लोग आज से 3000 साल पहले सल्फर का उपयोग करते थे खेती में। हम आज भी कर रहे हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? नेचुरल फॉर्म में है। और सल्फर कहाँ उपयोग होती है? पटाखे में। जो दिवाली पे या शादियों में हम लोग खुशी के मौके पे जो बम फोड़ते हैं उसमें सल्फर और मैग्नीशियम होती है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आज भी कायम है। उनका उतना ही काम है जितना तब था। इनके काम करने की शक्ति उतनी ही है। लेकिन जो दवाइयां हमने बनाई, जो इंसान ने बनाई, मैं उस पर आ रहा हूं। जो हमारे पास पहले थी वो थी BHC, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक खेत के अंदर 100 किलो पड़ती थी। ये काहे के लिए उपयोग में आती थी? घर में मच्छर मक्खी को कंट्रोल करने के लिए और खेतों में कीड़ों से बचाने के लिए। इसका राज कुछ साल रहा, उसके बाद इसने काम करना बंद कर दिया। फिर आ गई DDT, डाइक्लोरोटेट्राक्लोराइड, ये आ गया। इसका भी डोज थी 50 किलो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 100 किलो, यहाँ 50 किलो 1 एकड़ की दवाई की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर आ गया अलग अलग ग्रुप्स आ गए, उनकी डोज क्या होगी? 1 लीटर। फिर क्या हो गया? 500 ml। अब क्या है? 100 ml। और अब तो कुछ एक ऐसी आ गई है जिनकी डोज मात्र आज 50 ग्राम है प्रति एकड़। यहाँ पे क्या था? बम था। यहाँ आते आते क्या हो गया? एटम बम। अब ये एटम बम जो है ये पूरे भारत में करीब करीब 3,32,000 करोड़ का माल बिकता है। हर साल ये मार्केट बढ़ता ही जा रहा है। यानी आप टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए
छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, हम पिछड़े इलाकों में, उड़ीसा और भी पिछड़े इलाकों में, जितना आप आगे जाते जाओगे जहां पे कृषि में कम उपयोग हो रहा है वो पिछड़ा इलाका है। किसके लिए? उनके लिए जो पैसे वाले हैं और जो मुझ जैसे हैं। हमारे को यहाँ का खान, कल भैया बोले आप सर बिस्लरी लोग, मैंने कहा नहीं, मुझे जो घर का पानी है वो पिलाया जाए। कारण यहाँ का पानी भी साफ है। अगर आप पंजाब के पानी को ले लीजिए, उसका पीएच ना कीजिए तो आप कहोगे पानी पीने लायक नहीं है। बिना आरओ के हमारे यहाँ पानी नहीं पिया जा सकता। और आरओ का पानी क्या होता है? कार्बन से निकलता है, यूवी रेस से उसके अंदर जितने भी पार्टिकल है सब खत्म कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। और उसके अंदर जीरो क्या है? जीरो फूड वैल्यू है। ये आपके शरीर को फायदा नहीं कर रहा, ये आपके शरीर को नुकसान कर रहा है। जो हम बोतल का पानी पीते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। हमें बड़ी अकड़ होती है कि हम बोतल का पानी पी रहे हैं, ये किसी है। कुआं अगर अच्छा है तो उसका पानी आपको मीठा मिलेगा। ये पानी आपको मीठा कभी भी नहीं मिलेगा। पंजाब में मेरे जैसे 6 फुट के सैकड़ों लड़के हैं। ये जो आपका मुकुट था, आज है नहीं कह रहा हूं, था जहां पे हर एक लड़का 1.25 लाख से लड़ने के लायक था। हमारे गुरु जो है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम का। मतलब इतने वीर वहां पे पैदा होते थे। उनको हम कहते हैं कुतरने वाले या चबा के खाने वाले। एक होते हैं जो छील देते हैं पौधे को, और छीलते कहाँ पे? जहां पे बहुत सॉफ्ट जगह होती है उसको हम छीलने वाला कहते हैं। और एक होते हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं, उनको हम सॉइल इंसेक्ट्स कहते हैं। एक वो जो रस चूसते हैं, नंबर 2 जो काट के खाते हैं, नंबर 3 जो छील के उसका रस चाटते हैं, नंबर 4 जो धरती में होते हैं। 4 किस्म के कीट हैं। ये कीट है, ये रस चूसने वाले हैं सरफ। ये नीचे पत्ते की निचली सतह पे होते हैं या कोमल डंडियों में होते हैं जो नहीं निकलती है, या फूल जहां पे जुड़ता है पौधे से, डंठल पे वहां होती है। इनका काम होता है पौधे से रस चूसना। मच्छर क्या करता है? हमारा खून पीता है, वो हमारा रस चूसने वाला कीट है। और इसके अंदर 4 किस्म के होते हैं, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और माइट्स और व्हाइट फ्लाई। ये 5 हैं जो रस चूसते हैं। यानी कि हमारा रस कौन चूसता है? पिस्सू और मच्छर। पिस्सू मालूम है? जो खाट में होते हैं, खटमल और पिस्सू अलग अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। खटमल से बदबू आती है, पिस्सू कुत्तों को पड़ते हैं, कई बार हमें भी चढ़ पड़ता है। ये जो 4 है, इनका काम क्या है? ये सिर्फ छेद करते हैं पौधे के उस भाग में जो मुलायम है। हम भी क्या केक, पेस्ट्री और चॉकलेट क्यों ज्यादा खाते हैं? क्योंकि उसको चबाना आसान है। बच्चों को क्या देते हैं? जैसे चॉकलेट खा रहे, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उसके दांत अच्छे नहीं है। ऐसे ही इनके दांत अच्छे नहीं होते, तो ये जहां सॉफ्ट एरिया है, जो मुलायम चॉकलेट जैसा भाग है, उसी पे अटैक करते हैं। जिसके पास दांत मजबूत होते हैं वो क्या करता है? वो मांस भी खा जाता है और सूखी हुई रोटी भी खा लेता है, दांतों भी चबा लेता है। तो ये कीट कौन से होते हैं? इनको हम कहते हैं कुतर के खाने वाले। जो काट के खाते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? या तो बीटल्स होते हैं या इल्लियां होती है। ये काट के खाते हैं और आपको दिख जाएगा इनका नुकसान। फिर एक मैंने बोला था रेस्पिंग, ये क्या करते हैं? ये पौधे को ऐसे नोचते हैं, छील देते हैं उसके मांस को हल्का सा, और फिर उसमें से जो रस निकलता है उसको चाटते रहते हैं। तो जो जख्म है वो भरता नहीं है। जख्म नहीं भरता तो उसके अंदर वायरस जा सकता है, उसके अंदर फंगस जा सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया जा सकता है। तो पौधे के शरीर के अंदर रस चूसने वाले कीट इन चीजों को भेज सकते हैं। अगर आप सही कंट्रोल करना चाहते हो तो आप क्या यूज करेंगे? अपनी दवाई यूज करेंगे पहले काली रात से 10 दिन के अंदर। ठीक है, एक बार कब यूज कर सकते हैं? पहले 5 दिन, काली रात से 2 दिन पहले, 1 दिन काली रात वाला और 2 दिन आगे। इन 5 दिन में करोगे तो आपको रिजल्ट 70-80% मिल जाएगा।
उसके बाद करोगे तो भी 70-80% मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसमें 30% का ज्यादा नुकसान हो, तब तक अंडे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. 10 दिन के बाद हम अपनी दवाइयां उपयोग ना कराएं तभी फायदा है। ये रस, ये कुतर के खाने वाले मैंने स्वीट पेस्ट दिखाया है आपको, ये व्हाइट फ्लाई है। अब अपना पहला प्रोडक्ट आ जाता है, बड़े नीचे गहराई तक जाती है। ये होती है प्राइमरी रूट, यानी ये सबसे पहले निकलती है। उसके बाद इनमें से सूक्ष्म जड़ें निकलती है, पतली पतली, जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी, यानी रूट हेयर्स भी कहते हैं। तो यानी बाल जैसी बारीक बारीक होती है। सब लोग एक एक पौधा उखाड़ के देखिएगा प्लीज। जो मोटी जड़ है वो ये प्राइमरी रूट है, जो बारीक बारीक है वो क्या है आपकी सेकेंडरी रूट। ऐसे इसको हम टैप रूट कहते हैं। दूसरी क्या होती है, जो गहराई तक नहीं जाती है लेकिन ऊपर ही ऊपर फैली रहती है। घास देखा आपने, घास को उखाड़िएगा, उसकी आप जड़ देखोगे वो वहीं पे फैली है। ऐसे ही अपने धान की है, ऐसे ही गेहूं की है, क्योंकि ये भी घास परिवार, इसको हम ग्रैमिनी फैमिली कहते हैं। ये जो जड़ें हैं इसके अंदर से भी बारीक बारीक निकलते हैं। एक तो मोटी होगी, उसके अंदर से जो शाखाएं फूटती है वो सब फैली है। हमारी दवाई जैसी पानी के साथ घूम के नीचे आई, अब ये क्या करेगी, इसके चारों तरफ ऐसे कवच बना देगी, यानी सारी की सारी जितनी जड़ें हैं ये उसमें चिपक जाती है। चिपक गई तो क्या होगा, जैसे ही किसी कीट ने उसको काटा तो वो चार्ज तक हो जाएंगे। ये खाद नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें सल्फर है, इसमें ये तेल है, जब इसको आप डालोगे तो आपका पौधा कैसे उठेगा। आप कभी भी करके देखिए, जहां आपने भूतरा डाला या आपने कोई भी प्रोडक्ट डाला, वहां पौधा को क्या होता है, ये इनडायरेक्ट खादे हैं। इनका काम खाद का नहीं है, लेकिन ये एक्ट कर रहे हैं पौधे के खाने के लिए। आप हरी मिर्च खाते हो, राइट, वो क्या है, कॉन्डिमेंट है, यानी कि एक मसाला है, लेकिन उसका हमारे शरीर पे कई जगह पे असर आता है। डाला हमने था उसको सिर्फ इसलिए स्वाद के लिए, लेकिन उसने काम क्या क्या किया, पढ़िएगा जाके। ऐसे ही नमक है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। अगर ये नहीं होगा आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। शुगर क्या है, मीठे के लिए लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर शुगर नहीं होगी तो आपके शरीर के अंदर क्या कम हो जाएगा। शुगर का मतलब ये नहीं कि आप चीनी खा रहे हैं, शुगर आपको हर फल में मिलेगी, हर रोटी के टुकड़े में मिलेगी। जो भी आप खा रहे हैं उसमें शुगर जरूर होगी। तो शुगर का हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है, उससे नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आप समझ गए ना कि इसके अंदर जो तत्व हैं वो हमारे पौधे के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी पौधे के जो सेल्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं। वो तरह ने आपकी जड़ के ऊपर कवच लगा दिया। करंट को मारने के लिए कृष्ण जी को भी चालाकी करनी पड़ेगी। क्या करा था उन्होंने, इसका कवच मान लिया। अगर ना मानते तो करंट को मार सकते थे, नहीं मार सकते। भगवान को भी इतनी मजबूर होना पड़ा कि कवच में उसको बाहर नहीं सकते। समझ आ रहा है? तो जब इनके आपके पौधों के ऊपर कवच हो जाएगा तो कीट आपके पौधों की जड़ों को नहीं खाते। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्योंकि इसके अंदर सल्फर है, मैंने बेंटोलाइट सल्फर बताया 70% है, 70% जो सल्फर है वो पौधे का खाना है, जिस फॉर्म में हम दे रहे हैं। सल्फर हमेशा हमारे खेत में होती है, लेकिन पौधा उस फॉर्म में खा नहीं सकता। 30 किलो फेंका था, उसमें भी एक काम आप कर सकते हो। उसके अंदर MI प्राउड 10 लीटर पानी में 500 ml मिला के ये 30 किलो उसके अंदर डुबो के फिर फेंकवा दीजिए। लेकिन इसको शाम को डुबोना ताकि सुबह तक इसको खेत में डाला जा सके, और इसको निकाल के धूप में नहीं रखना। बीज को शोधने के लिए ये मैं बता रहा हूँ। और अगर आपका दिल करता है, कोई किसान मानता है आपकी बात, तो आप इसके साथ जो रोग छिटा विधि है उसमें बात कर रहा हूं मैं पहले, आप उसमें क्या डलवा सकते हैं, प्रोडक्ट और कौन सा, ग्रो मैजिक एडवांस। आप उसको 30 किलो में 50 ग्राम या 20
ग्राम पानी में मिलवा के इसको स्प्रे करा दीजिए MI प्रोब के साथ। तो ये जो दाना है इसके ग्रोथ इतनी विजिलेंस होगी, इतनी तेज होगी कि किसान भी दंग होगा और आप भी होगा। अब ये विधि छोड़ दी, हम रोपा पे आ गए। ये जो 6 किलो आपने बीज लिया, 6 किलो लगता है एक एकड़ में, इस 6 किलो को आपने 100 ml प्राउड 10 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके इसको स्प्रे करा दीजिए, इसको डुबो के निकाल दीजिए छाया में और सुबह खेत में लगा दीजिए। ये जो आपका 4 से 5 दिन में निकलना था, ये 3 दिन में निकल आएगा और 90% की जगह 100% जर्मिनेशन होगा। अब रोपा में क्या होता है बेटा कि हमारा 6 किलो बीज होता है, 1 एकड़ के लिए 6 किलो बीज लगता है। हमने ये लिखा 6 किलो बीज। हम ये चाहते हैं कि इस बीज को आप ट्रीट कर दें, यानी इसका संशोधन कर दें। उसके लिए MI प्राउड आता है, अभी आगे आएगा, मैं बता दूंगा उसको प्रोडक्ट को। ये फफूंद के लिए है, आपके बीज में ये लग जाएगा तो उस बीज में फफूंद नहीं है। प्लस अगर आप बहुत तेज ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो ग्रो मैजिक एडवांस, ये 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक अगर आपकी मर्जी है, आप 10 ग्राम कर दो तो भी काम बहुत बढ़िया होगा, 20 कर दो तो भी बहुत बढ़िया होगा, 50 कर दो तो भी बहुत बढ़िया होगा। आप 10 ग्राम में कराओ, वो किसान ये कहेगा कि इतनी खूबसूरत और इतनी मजबूत मेरे खेत में आज तक पनीरी नहीं पैदा हुई। इसका एक ड्रॉबैक का आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर आप बीज संशोधित करा देते हो तो जब निकालना है खेत में लगाने के लिए, तब पानी से ये वाला खेत तारोताज भरा होना चाहिए ताकि जड़ें ना टूटे। समझ में आया? जड़ें नहीं टूटनी चाहिए। वो कैसे नहीं टूटेगी? उसके खेत की मिट्टी मुलायम होनी चाहिए, जड़ के साथ मिट्टी ऊपर आ जानी चाहिए। क्योंकि जब ग्रो मैजिक एडवांस लग जाएगा, वो मिट्टी वो जो जड़ है इतनी ज्यादा पैदा हो जाएंगी कि आप उखाड़ोगे तो मिट्टी साथ में लेके पौधा निकलेगा, और मिट्टी अगर सूखी है तो पौधे की जड़ें टूट जाएंगी। एक स्टेज तो ये हो गई। यस। यहाँ किसान आपसे बात नहीं माना, उसने 6 किलो बीज अपने खेत में लगा दिया। अब इसको उखाड़ेंगे कितने दिन में? 18 से 30 दिन में ये उखाड़ा जाता है। जितना लेट होता जाएगा उतना ही पौधे की जड़ें ज्यादा टूटेंगी, उतनी ही बीमारियां बढ़ेंगी। तो ये 18 से 20 दिन में जब उसने उखाड़ना है, उसको पता होता है। आसानी रखने के लिए हमने इसकी डोज रखी है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। एक पैकेट 100 ग्राम का है 1 एकड़ का। ये करता क्या है और इसमें है क्या? नंबर 1 पे है जैस्मोनेट। जैस्मोनेट का काम होता है कि पौधे के अंदर जाके सबसे पहला जो काम करता है वो उसकी शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। जब आप शरीर से गंद निकाल देते हो, वो डिटॉक्सिफिकेशन है। जो टॉक्सिन्स हैं जो हमारा शरीर पचा नहीं सकता, जो हमारे शरीर के लिए घातक है, हम उसको शरीर से निकाल देते हैं, उसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। शरीर का शुद्धिकरण करना। आप उपवास क्यों करते हैं? आप सारा दिन खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। तो जो अन्न के साथ आपके शरीर में ग्लूटीन जाना होता है या दूसरे टॉक्सिन जाने होते हैं, वो आप मल और मूत्र में सिर्फ पानी से बहाते हैं। इसलिए नवरात्रों के अंदर आप देखो, आपके चेहरे थोड़े दिन तो कुम्हलाते हैं लेकिन बाद में खिल जाते हैं। 1 महीना वो पानी भी नहीं पीते दिन में। इस्लाम में जब उसके रोजे चल रहे होते हैं, उसके रोजे के वक्त में वो पानी भी नहीं, अपने शरीर से टोटल टॉक्सिन निकालना चाहते हैं, लेकिन वो निकलते कहां से हैं? पसीने से। एक आपका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे तक आप कुछ नहीं खाते, उसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये आपके शरीर के अंदर से टोटल गंद निकालने का काम करता है, उसको कहते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग। 16 घंटे के बाद ही आप कुछ अन्न खाते हैं। 5% बाली निकलना है। बाली मतलब जो उसके अंदर दाने के जिसमें पड़ते हैं उसको बाली कहते हैं, जो मुंजर कहते हैं। वो जरा सी निकले तब स्प्रे कर दीजिए। यानी कि ये क्रॉप इस वक्त 50 से 60 दिन की हो चुकी है, बाली पड़नी शुरू हो गई है। बाली पड़ने का वो समय होता है जब उसको खाना बहुत ज्यादा चाहिए, इसीलिए फर्टिलाइजर की डोज उस समय भी देते हैं। आप अगर इसको स्प्रे कर दोगे तो जहां दाने एक गुंजर में मान लीजिए 100 आते हैं, तो ये आप 120 से 125 दाने गिन के निकाल लेना, गिन लेना। 20
मुझे तोड़ लेना पौधे की जिसमें डाला और जिसमें नहीं डाला। सत्य दाने गिन लेना, वेट करके देख लेना, आपको वेट में भी अंतर नजर आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्रेन में भी अंतर नजर आ जाएगा। अब ये समझ में आ गया ग्रो मैजिक पढ़ना कितना है, किस किस अवस्था में धान पे पढ़ना है। अब आप में से कुछ कहेंगे सर सब्जियों में कब डालना है। सब्जियां क्या हमारे यहाँ 2 तरीके की होती है ना, एक तो वो जो एक बार में उखाड़ी और काम खत्म, जैसे गाजर, मूली की गोभी। आलू एक बार में उखड़ता है लेकिन उसके फूल निकलते हैं, आलू में फूल पड़ते हैं, लाल भाई तो अंतर है। आलू में एक बार नहीं पड़ेगा, आलू में 2-3 बार पड़े, 2 बार तो कम से कम डलवाइए। कारण आलू के अंदर जो पैदावार आती है वो ट्यूबर से आती है जो नीचे है, लेकिन फूल ऊपर है। जितने फूल बढ़ेंगे उतने ज्यादा नीचे सेट होंगे आलू। तो जो एक बार में निकलने वाली है उनमें अगर आप एक बार करा दोगे तो भी काम चलेगा। अब उसमें फायदा क्या हुआ उसको, जो गाजर उसकी 6 इंच की होती थी वो 7-8 इंच की हो जाएगी। जो भाग एक गाजर का 100 ग्राम होना था वो 125 ग्राम का हो जाएगा। ऐसी गोभी के साथ होगा, ऐसी गोभी के साथ होगा। जो फूल गोभी है उसका रंग बहुत सफेद हो जाएगा, वो खूबसूरत लगेगी। आलू में कब करना है, जब आलू में 2-4% फूल दिखने लगे, वो समय है जब इसको आप एक स्प्रे कर दो, उससे 10 से 12 दिन के बाद दोबारा स्प्रे कर दो। लेकिन आलू को खाद बढ़ानी पड़ेगी, पोटाश जरूरी हो जाएगी। जहां वो 2 कट्टे ले रहा था वहां 3 कट्टे डालने पड़ेंगे, 100 की जगह 150 किलो करना पड़ेगा। तभी वो इतने आलू एक साइज के बड़े बड़े एक साइज के निकलेंगे, और जहां 10-12 निकल रहे थे वहां 15-16 तक आलू निकलेंगे और आलू की चमक होगी।